यस, 12th फिजिक्स एनसीईआरटी से आपका एसी की 2 वीडियो आ चुकी है और एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन 11 से स्टार्टिंग। टाइम बचाने के लिए डायग्राम मैंने पहले बना दिया जो दिया हुआ है। वैल्यूज मैंने क्वेश्चन दे रखी है, यहाँ लिख भी दी गई है। क्वेश्चन आपके सामने, आप अपने आप भी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 10 11 रीड कर सकते हैं। पहले ए फिगर शोज ए एलसीआर सर्किट, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है और 230 वोल्ट सोर्स है। फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है इसकी, ठीक है, कम ज्यादा हो सकती है। और एल, सी और आर की वैल्यू जो दे रखी है वो मैंने यहां पे लिख दी है। पार्ट ए, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। रेजोनेंस हो जाए इसके लिए वो जानना चाह रहा है सोर्स फ्रीक्वेंसी। डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी। अब ओमेगा एफ कुछ भी निकाल दें, ओमेगा नॉट निकाल दीजिए पहले, 1/√LC, ठीक है। और उसको 2 पाई एफ रखे, एफ निकल जाएगा, 2 पाई अपॉन में आ जाएगा, तो कुछ भी निकाल दीजिए। 1/√L दिया हुआ है 5 हेनरी मल्टीप्लाई, सी दिया हुआ है 80 माइक्रो 10⁻⁻⁶ फैराड। 10⁻⁶ का स्क्वायर रूट -3 ऊपर जाएगा +3, ये 1000 और 400 का 20, 20 में 100, 50 हर्ट्ज सॉरी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ओके। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपने निकाल दी। डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द, इसमें आप तो दोनों ही निकाल दें, तो इट इज 2 पाई एफ, तो 2 पाई अपॉन में आ जाएगा 50/2 पाई। अब ये हर्ट्ज में आ जाएगा, ठीक है। इट इज 25/पाई हर्ट्ज, ठीक है। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर, दोनों निकाल तो अच्छा रहेगा, कोई गुंजाइश ही नहीं है फिर कुछ किसी टेंशन की। पार्ट बी, पार्ट बी की बात करें, obtain the impedance of the circuit and the amplitude of current at the resonating frequency। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी लगी हुई है, यानी रेजोनेंस हो रहा है। एट रेजोनेंस जानना चाह रहा है ऑब्टेन द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इंपीडेंस मैंने कॉन्सेप्ट में लिखा था, जेड की वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी अभी रेजोनेंस चल रहा हो। जेड होता है एक्चुअली √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और रेजोनेंस में XL XC इक्वल हो जाता है, कर जाते हैं R बचता है, और R दिया हुआ है यहाँ पे 40। ये इसका आंसर पार्ट बी में। ऑब्टेन द इंपीडेंस, और इस पार्ट बी में पूछ रहा है एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, तो I = V/R, ठीक है, V की जगह इसमें E यूज कर रहा है। और मैग्नीट्यूड मैक्सिमम लोगे तो मैक्सिमम है, इंपीडेंस R काम करेगा क्योंकि रेजोनेटिंग कंडीशन में ही वो मांग रहा है। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इट इज RMS वैल्यू,
230 अंडर रूट 2 पीक वैल्यू हो जाएगी और अपॉन 40, आर की वैल्यू 40। तो ये आ गया आपके पास, जीरो कैंसिल, 23 इंटू 1.414 डिवाइड बाई 4, 23 इंटू 0.4 2, 4 पंजे 20, इतने रन दीजिए, ठीक है। और 3 पंजे 15, 1 3 9 और 1 10, और 2 से करोगे तो 70, 805 और 2, ये आ जाएगा, ठीक है। ये रहना चाहिए, एक बार चेक कर लो। 5 या 15 से ले 5 10 और 11, दोबारा चेक करना। 5 या 15, 1 11 और 3 या 9, 3 6, 0 0, ठीक है, 5, ठीक है, 805 एम्पियर की मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलेगी, पीक, ठीक है। एक आंसर ये। तो पार्ट ए और बी हो गए। पार्ट सी, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ सर्किट। तीनों के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। तो इसमें हमने क्या क्या निकाल दिया, इसका ओमेगा नॉट आ गया 50 रेडियन पर सेकेंड, एफ नॉट आ गया 25/पाई हर्ट्ज, और जेड आर के इक्वल है, इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है, और आई नॉट की वैल्यू आ चुकी है 8.05 एम्पियर, ठीक है, कभी जरूरत पड़ जाए इनकी। नाउ पार्ट सी, पार्ट सी, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप। आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप करंट की सीध में वोल्टेज रेजिस्टेंस इसी के फिर उसमें रहेगा वी आर, जबकि इंडक्टर में वोल्टेज आगे से रहेगा और कैपेसिटर पीछे से रहेगा, वी एल वी सी, और ये दोनों इक्वल होंगे रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप जानना चाहता है, तो वी सी के अक्रॉस और रिजल्टेंट ये 230 हो गया, आर के जो अक्रॉस है, बाकी दोनों कैंसिल हो एक दूसरे से। तो एक काम करें, आर के अक्रॉस लिख दे पहले, वोल्टेज अक्रॉस आर, तो पूरा 230 हो जाएगा भाई, 230 और समथिंग समथिंग कैंसिल हो जाएंगे, 230 नेट बचना चाहिए ना, साथ साथ इस पे लगा हुआ है, बाकी दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो सीधा 230 वोल्ट पहला आंसर। और वीसी वी आर, ये तीनों के अक्रॉस वोल्टेज निकालने थे, वी आर में सीधा आ गया और इन दोनों में इक्वल होंगे, और कितने होंगे निकाल दीजिए, आई इंटू एक्स है, ठीक है। तो पीक वैल्यू 8.05 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। या इससे भी अच्छा ये रहेगा शुद्धता के साथ लो, वी आर एम एस 230 और अपॉन इंपीडेंस, इसमें आर काम कर रहा है 40, ये ज्यादा बढ़िया, ठीक है। एवरेज वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस, इंपीडेंस इसमें रेजिस्टेंस इक्वल है, इतना एवरेज करंट फ्लो है आरएमएस है, इट इज ओमेगा एल, ओमेगा नॉट एल, 23/4, ओमेगा नॉट है 50 और एल है 5, ओके। तो 0 की 0, 5 में 25, ठीक है।
तो 25 दिया 75, 7, 25 50, 57 बटा 4। ठीक, गलत नहीं हुआ कुछ? 0 आ गया, 25 दिया 75, 7, 25 50 और 7 57। ठीक है, और इक्वल टू 4 4, 4 चौक 16, यानी 4 चौक 56, 1, 4 दिया 12, 3, 4 7 28, 4 20, 3, 4 12 13 15 80 1, 4 56 57। ठीक है, कितना? वो 1437 इसमें लग रहा है, 1437 इसमें लग रहा है, और 230 इसमें। ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं आपस में, और उसमें 230 है। एक आंसर ये है और एक आंसर ये तीनों के अक्रॉस पीडी निकल गया। एवरेज, एवरेज ही यूज किया आपने, एवरेज और आई की एवरेज वैल्यू ली, तो एवरेज। ठीक है, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ हो गया। सो दैट पार्ट सी इज कंटिन्यू, सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन is 0 at the resonating frequency. सी में ही खाली इसके अक्रॉस नेट पोटेंशियल 0 है, कैंसिल हो रहा है, ये हमें शो करना है। तो शो करने के लिए वोल्टेज अक्रॉस एलसी सर्किट इज आई आर, आई और आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा एक्सेल डिफरेंस एक्सी। ठीक है, आई इंटू आर, और एवरेज वोल्टेज, एवरेज करंट जो भी जा रहा होगा, और इंटू 0 जो भी जा रहा होगा, मतलब 230 बटा 40। पर जरूरत क्या है? इन दोनों का नेट तो 0 आएगा ना, कैंसिल हो रहा है, फेस में दूसरे ऑपोजिट है। Since at resonance XL equal to X, डिफरेंस 0 आ गया, इज 0। ठीक है, सो दैट लो जी, 11वां क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ये वो जानना चाहता 11th क्वेश्चन। किसी नोट की मुझे आस्था नजर नहीं आई यहाँ पे? ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन 12। जैसे हम पिछले 2 वीडियो में देख लिया, किसी कॉन्सेप्ट की अवस्था पढ़ ली, मैं यहाँ पे अलग से बता रहा हूं उसको। क्वेश्चन, an LC circuit containing this and this with an initial charge of this, the resistance of the circuit is negligible, R नहीं है इस बार, LR circuit, LC circuit, let the instant the circuit is closed at t equal to 0। LC सर्किट है, L दे रखा है 20 मिली हेनरी, 20 मिली हेनरी, यानी 2 इंटू 10 रेज़ पावर -3, 1 -3 -2 हेनरी। ठीक है, और सी दे रखा 50 माइक्रोफेरेड, 50 माइक्रोफेरेड, 5 इंटू 10 पावर 1 - 6 -5, माइक्रो को -6 आएगा, प्लस 1 तो -5 फेरेड।
ये दिया हुआ है, और इनिशियल चार्ज 10 मिली कूलम, इसके ऊपर इनिशियल चार्ज 10 मिली कूलम इक्वल टू 10 रेज पावर -3 हो रहा है, प्लस -2 कूलम, 10 इंटू 10 पावर -3, यानी कि 1 -3 -2। ये आंकड़े दे रखे हैं। कैपेसिटर में इतना चार्ज शुरू में ही है, और द रेजिस्टेंस नहीं है इसमें। लेट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें कॉन्सेप्ट का असर पड़ी। यहां बोले अलग से बताऊं, यहां डायग्राम में तो वैसे भी शायद आपको बताना पड़ेगा। तो क्या है कि ये कैपेसिटर है, फुल चार्ज है, और इसको एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। ये t इक्वल टू 0 की बात है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा पहले पूरा। व्हाट इज द टोटल एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये भी चलो ठीक है। एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड, कंप्लीटली लॉजिक पूरा ही। एलसी सर्किट के पूरे नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। तो एलसी सर्किट में यहीं कहीं क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं, जरूरत पड़ती तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। इस समय प्लस से माइनस की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें है, सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें है। अब इसको डिस्चार्ज होने का रास्ता मिल गया इसके थ्रू, ठीक है। तो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे और यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेंगे। बढ़ता हुआ करंट होगा तो बैक ईएमएफ लगेगा और एडिशनल वर्क करना पड़ेगा जो इसमें स्टोर होगा मैग्नेटिक की फॉर्म में। यानी कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद ये होगा कि सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां चली जाएगी, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी, पूरी तरह खाली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब करंट स्टॉप हो जाएगा तो ये उस करंट को रुकने का अपोज करेगा, लेंस लो, और उसे बढ़ाए रखने की कोशिश करेगा। तो फिर ये ऐसे जाके जो उल्टा करंट फ्लो करेगा, बढ़ाए रखेगा, तो उसको दूसरी डायरेक्शन में चार्ज कर देगा। एनर्जी लॉस होगी नहीं, क्योंकि एनर्जी लॉस होने का जिम्मेदार सिर्फ ओमेगा रेजिस्टेंस होता है, वो यहां पे है नहीं, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो कुछ देर बाद क्या स्थिति आ जाएगी, कुछ देर बाद कंडीशन आ जाएगी कि पूरी तरह मैग्नेटिक एनर्जी से खाली हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहां पे जमावड़ा बना देंगे। पहले ये था, खाली हो गया था, ये हो गया, यानी कि फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में दोबारा एनर्जी स्टोर होगी, इसमें पूरी तरह खाली हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये फिर डिस्चार्ज होगा, फिर इलेक्ट्रॉन उल्टे जाएंगे क्योंकि रास्ता क्लोज है, यहां इलेक्ट्रॉन फालतू है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, रास्ता क्लोज है, तो इलेक्ट्रॉन फिर जाएंगे इधर, फिर ये घटना घटेगी। देखिए फिर कौन सी घटना घटेगी, फिर पूरी तरह खाली हो जाएगा और इसमें मैग्नेटिक एनर्जी जाएगी। और अंतिम घटना, जब पूरा खाली हो जाएगा, करंट स्टॉप हो जाएगा, तो ये स्टॉप करने का विरोध करेगा, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग करंट को फ्लो करके रखेगा, तो फिर खाली हो जाएगा। और फिर इसमें एनर्जी इस फॉर्म में आ जाएगी। तो जी यहां इसके बाद फिर ये गाड़ी शुरू हो जाएगी। तो यहां तक एक ऑसिलेशन पूरा हो गया,
पूरा पूरा टाइम पीरियड यहां तक ये हो गया, फिर 0 से स्टार्ट हो गया। तो कितने पार्ट हो गए उसके? 1 2 3 4, यानी कि यह T/4, यह T/2, ये मोमेंट है 3T/4 और ये मोमेंट है T। ओके, और कॉन्सेप्ट आप ऐसे नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट के लिए LC ऑस्किलेशंस में किसी टाइम पर कितना चार्ज कैपेसिटर में बचा रह जाएगा। शुरुआत अगर सारा चार्ज इसके ऊपर था, ये फुल चार्ज था, यहां से स्टार्टिंग हुई है, तो T टाइम बाद इस पे कितना चार्ज शेष रह जाएगा। चार्ज रिमेनिंग ऑन कैपेसिटर इफ इट फुल चार्ज एट द टाइम ऑफ T = 0। तब T टाइम पे कितना बचा रह जाएगा, ध्यान देना, ये चार्ज रिमेन इन कैपेसिटर है इक्वल टू जितना इनिशियल था और कॉस ओमेगा T इंस्टेंट पर इतना चार्ज कैपेसिटर पे शेष रहता है। इसका नॉलेज आपको होना जरूरी है। ये डायग्राम तो आपको क्वेश्चन में ही बना देना चाहिए। क्वेश्चन में ये डायग्राम बना दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। L और C की वैल्यू में लिख चुका हूं, इनिशियल चार्ज भी मैं यहां पे लिख चुका हूं। लेट द इंस्टेंट सर्किट इज क्लोज एट T = 0। ठीक है जी, बिल्कुल डन एकदम। अब इसके A B C D E लंबा क्वेश्चन है और शायद इस वीडियो में यही क्वेश्चन लास्ट आएगा। जब बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, कैलकुलेशन आ रही है, तो फिर कम क्वेश्चन हो पा रहे हैं। जैसे पहली वीडियो में 8 क्वेश्चन हो गए थे, तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं, तब कर लेते हैं। पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में कह रहा है व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली। तो साथ एनर्जी कैपेसिटर में इज इट कंजर्व ड्यूरिंग LC ऑसिलेशन। यस, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो इनिशियल एनर्जी स्टोर निकाल दीजिए। सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में कैपेसिटर के पास हाफ C पता है, Q और C के रूप में हाफ Q² C, Q नो मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ Q²। इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻⁴ और अपॉन केवल C 5 × 10⁻⁵ तो 5 × 10 एंड 10⁻1 -4 और -4 कैंसिल हो गया। 1 जूल 1 जूल एनर्जी इसमें स्टोर थी इनिशियल। एक आंसर याद। पार्ट ए अभी पूछ रहा है इज इट कंजर्व ड्यूरिंग LC ऑस्किलेशन। यस, it is conserved during LC oscillations because there is no ohmic resistance। ओके, ये हो गया आपका पार्ट ए। तो पार्ट ए में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम निकाला हमने, ठीक है, याद रहेगा 1 जूल, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। यहां लिख देता हूं, इस समय के पास
1 जूल एनर्जी कंज्यूम है। कुछ एनर्जी इसमें बदलती बदलती रहेगी, पर टोटल 1 जूल ही रहेगी। ओमिक रेजिस्टेंस अगर होता तो हर ऑस्किलेशन में धीरे धीरे ये कम हो जाती और अल्टीमेट जीरो ही जाएगी। पार्ट बी, व्हाट इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड, इज इट कंज्यूम एलसी, हो गया पार्ट बी। व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जानना चाहता है। व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप वही निकालिए, दोनों निकाल दीजिए। नेचुरल एंगुलर भी निकाल दीजिए और फ्रीक्वेंसी भी निकाल दीजिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी 1/√LC, 1/√LC, तो निकालिए इसको। 1/√, L है आपके पास 2 × 10⁻², और C है 5 × 10⁻⁵। 1/√10 पावर, हट जाए 10 और 1 होगी 1 - 7 -6, तो √ -3 ऊपर जाएगा +3, 1000 रेडियन पर सेकंड। यह इसकी एंगुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, और साथ साथ आप ये इट इज 2πf, तो 2π/में आ जाएगा इसका 1000/2π, इट इज 500/π हर्ट्ज। ठीक है, ये भी आंसर दोनों वक्त लिख दिया करो। एंगुलर पूछता है फिर तो ये यही निकाल के छोड़ दो, फ्रीक्वेंसी पूछो तो ये निकालना चाहिए, और ये आपको वैसे भी निकालना पड़ेगा, तो ठीक है, बस चल जाता है। ठीक, तो ये निकल गया जी आपको। तो इसमें आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया 1000 रेडियन पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी आ गई 500/π हर्ट्ज। ठीक है, कभी इनकी जरूरत पड़ जाए अगले, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये जी बी पार्ट इतना ही था। व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपने दोनों निकाली। ठीक है, और यहां पे लिख भी मेमोरी के लिए जो या पार्ट बी। आप कंटिन्यू साफ सुथरा चलते रहेंगे। पार्ट सी, एट व्हाट टाइम is the energy stored, completely electrical, और सेकंड पॉइंट completely magnetic। अच्छा जी, तो इसके लिए टाइम पीरियड के बेस पे बताना पड़ेगा आपको। टाइम पीरियड के बेस पे बताना पड़ेगा। तो इसमें आप एक काम कीजिए, इसमें पहले टाइम निकाल दीजिए। ठीक है, टाइम पीरियड T = 1/फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग केस चल रहा है, तो क्या था ये, तो 1/f हो जाएगा π/500 सेकेंड। इस केस से दोबारा ये वाला केस आने में इतना टाइम लगता है। ठीक है, तो किस किस मोमेंट में, ये तो पूछ रहा है वो। पार्ट सी, एट व्हाट टाइम, तो टाइम्स सी का फर्स्ट पार्ट, टाइम्स या मोमेंट्स जब एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, टाइम्स एट विच energy
is totally electrical, completely electrical. किस किस टाइम पे एनर्जी टोटली इलेक्ट्रिकल है? तो देखिए जी, टाइम्स इलेक्ट्रिकल T इज इक्वल टू, एक तो शुरू में इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 सेकेंड, कॉमा, फिर इसे छोड़ के फिर इसमें इलेक्ट्रिक के रूप में T/2 सेकेंड, फिर इसे छोड़ के फिर T पूरा T सेकेंड, एंड T/2 का फर्क पड़ रहा है। T/2 जोड़ दो, फिर T/2 जोड़ दो, फिर 3T/2 सेकेंड एंड इन मोमेंट्स पे जब भी देखोगे एनर्जी इलेक्ट्रिक के रूप में आपको दिखाई देगी। ओके, आगे 5T/2 नहीं सॉरी 4T/2 यानी कि 2T, फिर 2.5, 3, 3.5 ऐसे, ठीक है, बाई 2 में लिख दो। T/2, 2T/2, 3T/2, 4T/2, 5T/2 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये था केस। और अब आपको पूछ रहा है वो सेकंड पार्ट में टाइम्स एट विच एनर्जी इज टोटली मैग्नेटिक। अब देखा डायग्राम बनाने से कितना बड़ा फायदा हुआ। मैग्नेट तो T इज इक्वल टू, पूछ रहा है कंप्लीटली मैग्नेटिक एट व्हाट टाइम, तो हम एक टाइम निकालने जा रहे हैं। तो देखिए कब मैग्नेटिक होगा, शुरू से इस समय मैग्नेटिक है T/4 सेकंड, तो चल लिख दो सेकंड। अगला 3T/4 फिर मतलब इसके बाद T/4 यानी T/2 जोड़ दो, बस T/2 जोड़ देना। T/2 कम से 2T/4 तो 2T/4 जोड़ोगे तो 5T/4, फिर 2T/4 जोड़ोगे 7T/4। ये वे मोमेंट्स हैं जब सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में उसमें दिखाई देगी टोटली। ओके, सी पार्ट, तो सी पार्ट में बस यही पूछ रहा था, ये सी पार्ट कंप्लीट, ठीक। ये वे मोमेंट्स, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया, और टाइम इसकी जरूरत पड़ी थी, जहां टी के रूप में लिख दो, बताया था ना टी क्या, टी है। ओके, ठीक, ये हो गया आपका सी पार्ट। जब प्रैक्टिस करो तो फटाफट हो जाता है, और मुझे आपको समझाने पड़ रहा है, और मैं बिना समझाए आप ये करने बैठ जाऊं तो तब तो बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके होते हैं। ये कल आपकी वजह से देर कर रहा हूं कि आपको हर प्रकार का कॉन्फिडेंस रहे, बड़े से बड़े क्वेश्चन में भी डरना नहीं है कि कैलकुलेशन कितना टाइम लगेगा वगैरह वगैरह। A, B, C के दोनों हो गए, D पार्ट। At what times is the total energy shared equally between the inductor and capacitor? At what times? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किस किस मोमेंट में एनर्जी इक्वल डिवाइडेड रहेगी दोनों, वे मोमेंट निकालना। देखो इसके अंदर एनर्जी थी, वो थी 12Q0² अपॉन C।
इसके आधी होने के लिए Q0 बाई √2 टाइम्स हो जाए स्क्वायर अपॉन C। अगर ये एनर्जी है इनिशियल, तो ये एनर्जी 1/2 का स्क्वायर 1/2 और बाकी सारा ये है U0। इसके अंदर एनर्जी आधी तब रह जाएगी, बाकी आधी भी इसमें चल जाएगी, यानी आधी आधी हो जाएगी दोनों में, जब इस पर बची हुई चार्ज Q0 बाई √2 हो जाए। जिस मोमेंट में कैपेसिटर पर बचा हुआ चार्ज Q0 बाई √2 होगा, उस मोमेंट में उस पे एनर्जी इनिशियल की आधी रहेगी और बची हुई आधी इंडक्टर में चली जाएगी। तो ये मोमेंट निकालना है, यानी किस किस मोमेंट में Q0 अपॉन √2 चार्ज जो बचा रह जाएगा, चाहे पोलरिटी प्लस माइनस हो या प्लस माइनस हो। ठीक है, एनर्जी स्टोर से मतलब नहीं होता पोलरिटी का। तो टोटल मैथमेटिकल मत जाना, प्रैक्टिकल जाना। तो किसी टाइम का चार्ज कैपेसिटर पर बचा हुआ इज इक्वल टू इनिशियल कॉस ओमेगा टी, और रेजोनेंस चला नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। वो चाहता है चार्ज इसका 1/√2 टाइम्स हो जाए, तो एनर्जी आधी होगी कॉस, और ये हम निकाल चुके थे ओमेगा नॉट 1000 टी। ठीक है, आगे बता दें फॉर हाफ एनर्जी रिमेन in capacitor, for half energy remain in capacitor, Q is equal to Q0 by √2। ठीक है, अगर आप बची हुई चार्ज की मात्रा Q0 by √2 ले रहे हो, तो समझ जाओ उस वक्त की बात कर रहे हो जिसके ऊपर आधी एनर्जी बची हुई है, यानी आधी आधी दोनों में इक्वल डिवाइडेड हो चुकी है, कैपेसिटर में और इंडक्टर। तो दिस कैंसिल, तो cos दिस इज इक्वल 1/√2, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, यानी कि 1000 t इज 45 डिग्री, दिस π/4। ठीक है, तो पहले टाइम निकाल दीजिए, ये वो टाइम है, तो π/4000। ठीक है, और π/5000 ये एक टाइम पीरियड है, π/500 इंटू क्या बचेगा 8 में 40। ठीक है ना, तो π/500 टाइम पीरियड हो गया और अपॉन 8, यानी इन दोनों के ठीक बीच टाइम पे T/8 टाइम पर दोनों में एनर्जी इक्वल डिवाइडेड रहेगी, और ये टाइम बार बार आएगा। ठीक है, तो बार बार आने के लिए आप फिर जनरल वैल्यू निकाल दीजिए इसकी। ठीक है, सारी वैल्यू निकाल दीजिए, यही कर लीजिए। ठीक है, यही कर लीजिए सही। देखिए π/4, ये जो यहां π/4 होता है, π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है और यहां पे होती है, पर यहां तो माइनस भी चलेगी कि माइनस में पोलरिटी चेंज हुई है बस, लेकिन जो है ना वो भी एनर्जी स्टोर तो उसमें रहेगी ना। 1/√2 वैल्यू होनी चाहिए, माइनस और प्लस, पोलरिटी से क्या फर्क पड़ रहा है। तो π/4 के बाद 1 2 3 π/4, 3 4 5 π/4, इससे माइनस आ जाएगा, तो माइनस आने से पोलरिटी चेंज होगी, क्या फर्क पड़ेगा उससे, एनर्जी स्टोर तो उतनी रहेगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 एंड। ठीक है,
यानी कि T इक्वल टू 500 बटा पाई और टाइम पीरियड पाई बटा 500, ठीक है। तो T इक्वल टू पाई अपॉन, चलो 4000 लिख दो, कॉमा 3 पाई बटा 4000, 5 पाई बटा 4000, 7 पाई बटा 4000 एंड सो। और पाई बटा 500 का एक टाइम पीरियड है, पाई बटा 500 इंटू 8, 3 पाई बटा 500 इंटू 8 एंड सो ऑन। तो पाई बटा 500 है टी, तो टी बाई 8, 3 टी बाई 8, फिर 5 टी बाई 8, 7 टी बाई 8 एंड सो, ठीक है जी। इन मोमेंट्स, जहां की टी क्या है, पाई अपॉन 500, इन मोमेंट्स पर, ये वो मोमेंट्स हैं जब इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों इक्वल डिवाइडेड रहेंगे, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। और जी आपका डायग्राम का लास्ट पार्ट ई, इफ ए रजिस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट, आगे मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि अगर रेजिस्टेंस आ जाएगा तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। अब पढ़ लेता हूं क्या है ई पार्ट। ई पार्ट आप तो आराम से इसको पॉज करके देख लोगे दोबारा। इसी क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना सर। लास्ट ई पार्ट वो कह रहा है, इफ ए रजिस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट, हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेटेड एज हीट, ठीक है। तो कितनी एनर्जी बची थी इसमें, 1 जूल, 1 जूल एनर्जी इसमें बची, तो सारे साइड डिसिपेट हो गई। हाउ मच एनर्जी, ठीक है, हाउ मच, पूरी 1 जूल एनर्जी inserted, how much energy, 1 joule energy, total 1 joule energy is eventually dissipated as heat। थोड़ा लिख देना, चेंज हो, ठीक है। टोटली या टोटल 1 जूल एनर्जी इज डिसिपेटेड इवेंचुअली डिसिपेटेड एज हीट। तो ये इस वीडियो में भी 11th एंड 12th ही क्वेश्चन हुए, क्योंकि 12th काफी बड़ा हो गया था, पर मैं खुश हूं कि आराम के साथ एक अच्छे कॉन्सेप्ट ऑफ एलसी ऑस्किलेशंस आपके सामने आ गया, और उम्मीद करता हूं जो सच्चे मन से देख रहा है ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट होंगे फिर दोबारा। ओके।